नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं कि आरओ की परीक्षा जो कि होने वाली है, इकोनॉमी के लिए एक तो महत्वपूर्ण टॉपिक क्या हो सकते हैं, दूसरी चीज़ ये कि उसकी सही रणनीति क्या हो सकती है। देखिए, अगर जीएस के सब्जेक्ट में आप किसी भी सब्जेक्ट को लीजिए, तो इकोनॉमी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मतलब जिसके बारे में बड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। मतलब बहुत सारे कन्फ्यूजन दिमाग में भरे रहते हैं। तो उस कन्फ्यूजन को आज हम यहाँ पे दूर करते हैं कि एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी कि हमें किस लेवल की पढ़ाई करनी चाहिए या किस बुक को फॉलो करना चाहिए कि हम अधिकतम अपना जो सिलेबस है वो कवर कर सकें। और ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको हमें पढ़ना ही पढ़ना है, जिनसे कि प्रश्न लास्ट ईयर पूछे गए हैं, तो इस बार भी पूछे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 5-7 टॉपिक लिए हैं जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इनसे प्रश्न लास्ट ईयर पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये लगभग 70 टू 80% का सिलेबस कवर करते हैं, पूरे जो इकोनॉमी का सिलेबस दिया गया है आरओ की परीक्षा के लिए उसका। ठीक है? और इसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन सी बुक हम फॉलो करें, जिसमें हमें अधिकतम सिलेबस को हम कवर करने में सक्षम हो सके। तो चलिए वन बाय वन सारी चीज़ों को शुरू करते हैं। वीडियो लाइक करिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। देखिए, इसमें जो सबसे पहला टॉपिक हमने लिखा है वो है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। इकोनॉमी का पहला टॉपिक ही स्टार्ट होता है राष्ट्रीय आय से। अब राष्ट्रीय आय में हमें क्या-क्या पढ़ना है तो बहुत सारा सब कुछ, लेकिन हम यहाँ पे ज़रूरत की चीज़ें देखेंगे कि जो कि आरओ की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, आप इतना समझ लीजिए कि फैक्ट तो आपको कवर करने पड़ेंगे। कंसेप्ट के साथ-साथ फैक्ट भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आरओ की परीक्षा जो है, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ कॉन्सेप्ट ही पूछे जाएँगे, आपसे फैक्ट नहीं पूछे जाएँगे, या सिर्फ़ फैक्ट ही पूछे जाएँगे, कॉन्सेप्ट नहीं पूछे जाएँगे। तो दोनों चीज़ों पे हम बैलेंस बना के चलेंगे। देखिए, राष्ट्रीय आय में हमें क्या-क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है, सबसे पहले तो हम उसकी पृष्ठभूमि को देखेंगे। अब पृष्ठभूमि में क्या कि जो स्वतंत्रता के पूर्व की स्थिति क्या रही नेशनल इनकम की, स्वतंत्रता के बाद की स्थिति नेशनल इनकम की क्या रही। जैसे मान लिया स्वतंत्रता के पूर्व अगर आप जाएँगे तो दादा भाई नौरोजी का एक उसमें था ना कि द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उन्होंने अपनी बुक निकाली थी 1901 में ये पब्लिश हुई थी। ये प्रश्न पूछा गया है यूपीपीसीएस में, याद रखिएगा। ठीक है? उसी में फिर उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थियरी दी और उसी में 1868 की बात है। तो उसमें उन्होंने कहा कि जो पर कैपिटा इनकम है भारत की वो कितनी है, वो 20 या 30 रुपए ऐसे कुछ बताई थी उन्होंने। उसके बाद फिर फिंडले सिराज के रूल आए, फिर बार्डिया जोशी का इस तरह से आया। और जो पहली वैज्ञानिक गणना स्वतंत्रता पूर्व हुई उसको कहते हैं वी के आर वी राव के द्वारा। इन्होंने बताया कि 76 रुपया जो है वो पर कैपिटा इनकम है भारत के लोगों की। ठीक है? 1925 के आसपास की ये बात है। ऐसे ही स्वतंत्रता के बाद के जो मतलब इनकम्स की गणना रही वो क्या-क्या रही, उसमें पीसी महालबोनिस के बारे में आप सभी जानते हैं, है ना? डीआर गाडगिल हैं, फिर वी.के.आर.वी. राव, उनकी भी अपना एक। तो इन्होंने ये सारी चीज़ें आपको इसमें कवर करनी पड़ेंगी। उसके बाद फिर आपको देखना पड़ेगा जीडीपी के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है ना? जिसको कि हम कहते हैं क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी सकल घरेलू उत्पाद। इसकी डेफिनिशन आपको पता होनी चाहिए, क्लियर डेफिनिशन पता होनी चाहिए कि जो जीडीपी होता है वो किसी देश का क्या होता है। उसके बाद फिर आपको जीएनपी पढ़ना पड़ेगा कि जीएनपी क्या होता है, जिसको कि ग्रास नेशनल प्रोडक्ट हम कहते हैं। ठीक है? उसके बाद फिर आपको एनएनपी निकालना पड़ेगा, एनएनपी की डेफिनिशन क्या होती है ना? जिसको कि नेट नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं हम। उसके बाद फिर आपको पर कैपिटा इनकम देखना पड़ेगा कि जो पर कैपिटा इनकम होता है वो क्या होता है। तो नेशनल इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम अपॉन जो मिड ईयर पॉपुलेशन, तो उसको हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। अब इसी जीडीपी में आपको ये देखना पड़ेगा कि रियल जीडीपी क्या होती है, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है। देखिए, ये सब कंसेप्ट हैं, ये सब आपको सही से पढ़ने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि बस इधर उधर आपने पढ़ लिया और काम चल जाए, क्योंकि इन्हीं चीज़ों का यूज आपको प्रीलिम्स में भी आपको मिलेगा और मुख्य परीक्षा में भी मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि एक बार आपने पढ़ा और सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। ठीक है? उसके बाद फिर आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। ठीक है? देखिए, राष्ट्रीय आय के बारे में आपको अच्छी तरीके से पढ़नी पड़ेगी कि राष्ट्रीय आय में क्या जोड़ा जाए, मतलब क्या जोड़ा जाता है और क्या नहीं जोड़ा जाता है राष्ट्रीय आय में। बहुत सारी कन्फ्यूजन होते हैं कि मान लिया ऐसे ही कि विदेश में अगर कोई स्थित भारतीय दूतावास है, तो वहाँ की जो आय होगी वो क्या नेशनल इनकम में जोड़ी जाएगी या नहीं जोड़ी जाएगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ेंगे जब राष्ट्रीय आय के बारे में, तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है? तो ये राष्ट्रीय आय में ये बेसिक जो कुछ कंसेप्ट हैं, इनको तो आपको कवर करना ही पड़ेगा। क्लियर? चलिए, इसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि है बैंकिंग का टॉपिक। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बैंकिंग का। ठीक है? अब इसमें सबसे पहले आपको जो देखना पड़ेगा वो आपको देखना पड़ेगा कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही।
मतलब कि बैंकों की स्थापना और विकास हुआ कैसे वन बाय वन। तो 1770 में आप जाएंगे, बैंक ऑफ हिंदुस्तान आपको मिलेगा। उसके बाद फिर 1806 में आएंगे, 1840 में आएंगे, 1843 में आएंगे, जिसमें कि जो प्रेसिडेंसी बैंक खोले गए बंगाल के, बॉम्बे के और मद्रास के। उसके बाद फिर आपको मिलेगा क्या, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1 जुलाई 1955 को उसका मतलब नेशनलाइजेशन होता है और उसको वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद फिर रोल आता है आरबीआई का। आरबीआई का गठन कैसे हुआ, किस एक्ट से हुआ, ये सब प्रश्न पूछे गए हैं लास्ट ईयर के उसमें। ठीक है। तो उसमें एक कमीशन है 1926 में बना, मुझे याद आ गया ये, जिसको क्या कहते हैं, हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन, इन्हीं की सिफारिश थी कि इन्होंने कहा था कि भाई कम से कम एक केंद्रीय बैंक की स्थापना करो आप। उसके बाद फिर आरबीआई एक्ट आया 1934 का, और 1 अप्रैल 1935 में क्या हुआ, आरबीआई की स्थापना एक सेंट्रल बैंक की स्थापना के रूप में हुई। लेकिन ये उस समय हुई थी तो मतलब जो निजी शेयर धारकों का बैंक था इस तरह से, और उसकी जो हिस्ट्री है वो आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी कुछ वहाँ पे मिलेगा जानने के लिए। ठीक है। इसके बाद फिर आरबीआई अपना जो वर्किंग है वो दो पार्ट में डिवाइड कर लेता है। एक तो केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई काम करता है, दूसरा जो काम करता है वो विकास और कार्यान्वयन के रूप में काम करता है। अब जब केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई काम करता है तो उसका काम क्या क्या होता है, तो उसमें वो क्या कहते हैं, वो साख का नियंत्रण करते हैं, है ना। जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसका परिरक्षक कहा जाता है आरबीआई को, ये फैक्ट पूछा गया सीधे सीधे। मुद्रा के निर्गमन का कार्य वो देखते हैं। सरकार का क्या होता है, वो बैंकर होता है, एजेंट होता है, सलाहकार होता है, और बैंकों का बैंक होता है। ये फैक्ट, मतलब फैक्ट पूछे गए हैं। कृषि जो ऋण है उसका भी प्रबंधन करते हैं, और फिर जो आंकड़े होते हैं, जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो भी जारी करते हैं। मतलब जो आंकड़े जारी करने का काम भी कौन करता है, वो आरबीआई ही करता। तो ये सारे काम कैसे है, वो जब केंद्रीय बैंक के रूप में वर्किंग करते हैं आरबीआई, तो फिर उनका ये सारा काम होता है। अब उसी में क्रेडिट कंट्रोल आ जाएगा आरबीआई का। मतलब क्रेडिट कंट्रोल का मतलब ये कि मुद्रा का वो नियंत्रण करते हैं और मुद्रा का प्रसार भी करते हैं। जब मुद्रा का वो नियंत्रण करते हैं तो उसी को हम मुद्रास्फीति कहते हैं, और जो मुद्रा का वो प्रसार करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, मुद्रा संकुचन कहते हैं। ठीक है। बाकी इसमें बैंक रेट है, फिर ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू उसमें रेपो है, एलटीआरओ, टीएलटीआरओ है, रिवर्स रेपो रेट है, फिर जो एमएसएफ आता है यानी सीमांत स्थायी सुविधा, ये सारी चीज़ें। ये जो छोटी छोटी डिफिनीशन है ये आपको पता होनी चाहिए। और यहीं पे अपने आप को आपको करंट से ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि इस समय का जो रेट है, जैसे कि बैंक रेट क्या है, सीआरआर क्या है इस समय का, रिवर्स रेपो रेट क्या है, एमएसएफ क्या है, ये जो छोटे छोटे फैक्ट हैं इनको भी आपको यहाँ पे तैयार करना पड़ेगा। ठीक है। और उसके बाद जब आरबीआई दूसरे पार्ट में अपने काम करता है, जिसका विकास और कार्यान्वयन का कार्य के रूप में जब आरबीआई काम करता है, तो उसका काम होता है जैसे कि आईडीबीआई है, मुद्रा है, सिडबी है, नाबार्ड है, एक्जिम है, नेशनल हाउसिंग बैंक है। तो इन सब के जो मैनेजमेंट का काम होता है तो ये भी आरबीआई ही करता है। ठीक है। अब इसमें आपको आईडीबीआई के बारे में पूरा पढ़ना पड़ेगा कि उसकी स्थापना क्यों हुई, कब हुई, और मुद्रा के बारे में, सिडबी की स्थापना कब हुई। जैसे नाबार्ड, नाबार्ड के बारे में तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई, इसका पूरा नाम क्या है ना। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये नाबार्ड का है, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। तो ये सारा काम जो होता है वो आरबीआई का विकास और कार्यान्वयन का कार्य होता है। तो इस तरह से बैंकिंग और मतलब जो इसका आरबीआई का काम और जितने बैंक हैं, हाँ, इसी में जितने बैंक हैं जो नेशनलाइज्ड बैंक हो चुके हैं अभी भारत में, अभी की जो करंट स्थिति है वो कितने बैंकों की है ना। तो अभी 12 बैंक हैं। तो इस तरह से जो करंट के फैक्ट हैं यहाँ पे आप इनको मैच करके अच्छी तरीके से पढ़िए, चीज़ें आपको बेहतर तरीके से यहाँ पे कवर हो जाएंगी। इसके बाद है मुद्रास्फीति या मुद्रा संकुचन और इसके टाइप, ये आपको अच्छी तरीके से देखने पड़ेंगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है, डीफ्लेशन क्या होता है। मतलब इनकी डिफिनीशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए कि मुद्रास्फीति कब हो सकती है, इन्फ्लेशन कब हो सकता है, और उसके बाद डिफ्लेशन कब हो सकता है ना। उसके बाद आपके पास उसका उपाय भी होना चाहिए कि मतलब इसका समाधान क्या हो सकता है, अगर इन्फ्लेशन हो गया तो क्या होना चाहिए और डिफ्लेशन हो गया है तो क्या होना चाहिए। इसके प्रभाव क्या क्या, मुद्रास्फीति के प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। मान लिया कोई ऋणदाता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई ऋण लेने वाला है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लिया कोई शॉपकीपर है तो उसका मुद्रास्फीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लिया कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उस पर मुद्रास्फीति। इस तरह से जो प्रश्न बना के बार बार पूछे जाते हैं तो उन सारी चीज़ों को भी आपको यहाँ पे कवर करना पड़ेगा। ठीक है। ऐसे ही मुद्रा संकुचन के बारे में है, और मुद्रास्फीति जो होती है वो कितने टाइप की होती है या मुद्रा संकुचन कितने टाइप का होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
इसके बाद फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन में। अब भुगतान संतुलन में 2 टाइप होता है इसका, एक चालू खाता पे देखा जाता है, पूंजी खाता पे, और उसके बाद चालू खाता अगेन 2 टाइप में डिवाइड होता है, व्यापार खाता है, सेवा खाता है, और पूंजी खाता जो होता है वो डेब्ट और इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है। तो इसके बारे में भी आप छोटी-छोटी जो डेफिनिशंस हैं वो देख लेंगे। बाकी और सारी चीज़ें जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का है वो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद मुद्रा, मुद्रा क्या होती है? डेफिनिशन, छोटी-छोटी डेफिनिशन की मुद्रा क्या होती है? देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो होता है मनी और दूसरा होता है करेंसी। दोनों में बहुत अंतर होता है। और मुद्रा की माप तो M0 है, M1 है, M2 है, M3 है, M4 है। इनमें क्या-क्या होता है, क्या-क्या रिलेशन होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से समझनी पड़ेंगी, क्योंकि प्रश्न इससे कई बार पूछे गए हैं। जिसको कि क्या कहा जाता है, हाई पावर्ड मनी यानी M0 इसी को कहा जाता है, या इसको H से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है? इसी को सिक्योर्ड मनी या आरक्षित मुद्रा, ये सब सारे नाम इसको कहा गया है, ठीक है? मुद्रा क्या होती है? तो मुद्रा सिंपल सी है, या आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, तो वो करेंसी प्लस कॉइन, इसी को कहा जाता है मुद्रा। छोटी-छोटी डेफिनिशन है, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? तो इस तरह से इसके बारे में भी जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप पढ़िएगा अच्छी तरीके से इसको। और इसके बाद फिर आपको इसी में मिलेगा क्या? भारतीय वित्तीय प्रणाली। अब भारतीय वित्तीय प्रणाली में मतलब जैसे कि शेयर बाज़ार क्या होता है, उसके शेयर बाज़ार के टाइप क्या होते हैं, उसमें वरीयता शेयर क्या होता है, इक्विटी शेयर क्या होती है, ये सारी चीज़ें होती है ना। एक छोटा-सा यहाँ पे इससे लेके एक रिलेशन है, M1 इज़ ग्रेटर दैन M2 इज़ ग्रेटर दैन M3 इज़ ग्रेटर दैन M4, ये फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है? ये मुद्रा की माप के लिए बनाया गया है। अब मुद्रा मतलब जितने भी टाइप की होती है, जैसे कि क्या होती है, मतलब बहुत सारी मुद्रा होती है, पेपर मनी होती है, फिर उसके बाद मेटल मनी होती है, स्टैंडर्ड मनी होती है, प्रतीक मुद्रा होती है, सहायक मुद्रा होती है ना, प्रतिनिधि, ये सब बहुत सारी टाइप की मुद्रा होती है। तो इस तरह से इन सारी चीज़ों को इसमें आपको अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा। इसके बाद हम आते हैं टैक्सेशन पे, यानी कराधान। अब कराधान क्या है? देखिए टैक्सेशन जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक तो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। अगेन टैक्सेशन को आप 2-3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, रिग्रेसिव जो टैक्सेशन क्या होता है, उसके बाद प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है, भारत में कौन सा टैक्स है। जैसे मान लिया सिंपल इनकम टैक्स को देके पूछ लिया, ये क्या है, प्रोग्रेसिव है या रिग्रेसिव है या प्रोपोर्शनल है, इस तरह से। तो आपको इनकी डिफिनीशन पता होनी चाहिए, प्रोग्रेसिव क्या होता है, रिग्रेसिव क्या होता है, और जो प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है। बाकी ऐसे कौन से टैक्स होते हैं जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं, ऐसे कौन से जो टैक्स होते हैं जो कि इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। सीधा-सीधा प्रश्न पूछा जाता है छोटे-छोटे प्रश्नों के रूप में, कि मान लिया आयकर है, वो क्या है, वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो आयकर ज़ाहिर सी बात है, जिस आदमी को पैसा मतलब जिसने कमाया है वही दे रहा है, तो वो एक डायरेक्ट टैक्स ही होगा, है ना? इसके बाद इसमें अधिभार क्या होता है, यानी जो हम इसको कहते हैं सरचार्ज कहते हैं इंग्लिश में। उपकर को हम सेस कहते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन से भी आपको यहाँ पे रिलेट करना पड़ेगा इन सब चीज़ों को, कि उपकर किस कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, किस आर्टिकल में दिया गया है, ऐसे अधिभार है ना? उसके बाद फिर कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में, कि निगम कर क्या होता है। बाकी और भी बहुत जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आपको बजट में मिल जाएँगी इससे रिलेटेड। क्योंकि आपको इसी में देखना पड़ेगा कि भई रुपया कितना आ रहा है, कहाँ से कितना जा रहा है, सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो जाने में किसका है और आने में किसका है, ठीक है? और इसी में मैंने एक चीज़ यहाँ पे लिखी नहीं, आपको जीएसटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब जीएसटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जैसे कि किस आर्टिकल से रिलेट करके कब लागू किया गया, कौन-सा आर्टिकल इससे रिलेट है, कौन से उसमें संशोधन करना पड़ा, वो सारी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो आपको यहाँ पे देखनी पड़ेंगी। इसके बाद फिर बजट का आ जाएगा टॉपिक, तो पूंजी बजट होता है, राजस्व बजट होता है, इसको डिवाइड करके हर ईयर का होता है, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन उसमें कुछ बेसिक कंसेप्चुअल चीज़ें होती हैं, जैसे कि बजट घाटा क्या होता है, इसकी डेफिनिशन क्या होती है, राजकोषीय घाटा क्या होता है, उसके बाद जो राजस्व घाटा वो क्या होता है, प्राथमिक घाटा क्या होता है ना? उसके बाद जो फिजिकल ड्रैग होता है, फिजिकल जो क्लिफ्ट होता है, इसको हिंदी में मुझे लगता है क्या आ जाता है, राजकोषीय कर्षण ऐसे कहा जाता है, राजकोषीय कर्षण शायद कहा जाता है ड्रैग को, और इसको भी कुछ मतलब कहा जाता है ड्रैग या क्लिफ्ट, ऐसे कुछ है। तो फिजिकल ड्रैग है, फिजिकल क्लिफ्ट है, ये सारी चीज़ें आपको इनकी कंसेप्ट पता होनी चाहिए कि इनको मतलब क्या-क्या होता है, ठीक है? उसके बाद फिर महत्वपूर्ण जो कर सुधार समितियाँ हैं, जो कर के टैक्सेशन लगाए गए, उसमें जो सुधार वाली समितियाँ रहीं वो कौन-कौन सी रहीं। उसके बाद जो करंट का बजट हो और इकोनॉमिक सर्वे हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके आपको जो डेटा होंगे, ये समझ लीजिए कि इकोनॉमी में अगर
10 प्रश्न पूछे गए हैं, 10 प्रश्न पूछे गए हैं, तो बजट और आर्थिक समीक्षा से मिला के कम से कम 4 से लेके 5 प्रश्न तक अधिकतर पूछ लिए जाते हैं कभी बजट और आर्थिक समीक्षा से। बाकी जो और 5 से 6 प्रश्न बचते हैं, उसमें से आपको 2-3 प्रश्न यहाँ से मिल जाएँगे और 2-3 प्रश्न जो योजना से मिल जाएँगे, जो करंटली योजनाएँ चल रही हैं, जो प्लान चलते हैं, वहाँ से आपको वो कब योजनाएँ शुरू हुई, उनका उद्देश्य क्या है, इस तरह से अब वो नेशनल लेवल पे पूछा जा सकता है या फिर स्टेट लेवल पे पूछा जा सकता है, इस तरह से इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है? तो ये पूरा एक रोड मैप था कि इकोनॉमी के लिए हम किस टॉपिक को प्रेफ़र करें, कौन से टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ें, इतना आप कर लेंगे, तो आई थिंक आपके अच्छे खासे प्रश्न बन जाएँगे पेपर में, कोई ज़्यादा दिक्कत उसमें नहीं आएगी। ठीक है? इसके बाद अब हम ये देखते हैं कि कौन-सी बुक हम लें, जो कि हमें ये सारी चीज़ों को कवर करा दे, सिंपल इसके कांसेप्ट को कवर करा दे। ठीक है? अब इसमें 2 चीज़ें हो जाती हैं। एक तो ये कि अभी आप बिल्कुल नए हैं, आपने एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ी है या और कोई बुक नहीं पढ़ी है, बिल्कुल आप इकोनॉमी के बारे में मतलब 10-20% ही जानते हैं, बाकी आपको छोटा-मोटा और कोई ज़्यादा वैसा विशेष नॉलेज नहीं है। तो आप कौन-सी बुक पढ़ें? आपने पहले से चीज़ें पढ़ रखी हैं एनसीईआरटी, फिर आप कौन-सी बुक पढ़ें, ठीक है? तो देखिए, जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ रखी है और उन्होंने और भी कोई बुक पढ़ रखी है या जो ये छोटे-मोटे कांसेप्ट हैं, इनके उन्होंने नोट्स बना रखे हैं, उनका वो रिवीजन कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को वो समझ रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि वो फिर लास्ट ईयर के जो प्रश्न हैं, वो कर लें और बाकी के इनसे जो रिलेट करके करंट के डेटा हैं, वो उनको देखते रहें, ठीक है? जैसे जो करंट का डेटा इनसे रिलेट करके आ रहा है, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो करंट का डेटा आ रहा है, जैसे मान लिया एफडीआई आ रहा है कि जो मतलब जितना निवेश हो रहा है, कौन सा देश निवेश कर रहा है, ये सारी चीज़ें। तो इस तरह से वो अपना करंट को मैच करके और जो लास्ट ईयर के प्रश्न हैं, स्टैटिक प्रश्न हैं, उनको वो लगाते रहें, उनसे उसमें चीज़ें आसान हो जाएँगी। बाकी जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, अभी बिल्कुल नए हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए? तो मैं उनके लिए सिर्फ़ एक ही बुक प्रेफ़र करूँगा, वो है लूसेंट की बुक। लूसेंट की आप पूरी एक बुक ले लेंगे, उसमें सामान्य अध्ययन करके पूरा आता है। उसमें जो इकोनॉमी का सेक्शन है, इकोनॉमी के सेक्शन को आप 2 बार 3 बार अच्छी तरीके से पढ़ जाइए, क्योंकि अब जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा उनके लिए तो यही सही, वो अब एनसीईआरटी और कोई एडवांस बुक या और सारे सोर्स पे नहीं जा सकते हैं। मैं उनको कहूँगा भी नहीं, वो सीधा लूसेंट को ले लें और उसका इकोनॉमी वाला जो पोर्शन है उसको खाली पढ़ लें। अच्छा दिया गया है, उसमें ठीक-ठाक दिया गया है, लगभग सारे कांसेप्ट आपको मिल भी जाएँगे और ज़्यादा है भी नहीं। 2 बार 3 बार आप करेंगे, चीज़ें कुछ ना कुछ समझ में ज़रूर आएँगी। बाकी जो कांसेप्ट समझ में नहीं आ रहे हैं, उनके लिए आप गूगल कर लीजिए या और कोई जो आपके जान-पहचान में हो, उसे आप उससे पूछ सकते हैं, चीज़ें आपको समझ आए। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा इसमें कि आपको कांसेप्ट समझ में आने चाहिए, ऐसे रटने से काम नहीं चलेगा, समझना ज़रूरी है। जैसे मान लिया जीडीपी है, तो अब आपको जीडीपी के बारे में अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि जीडीपी होती क्या है ना? जीएनपी है, तो जीएनपी के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि जीएनपी होती क्या है। अगर आपको जीडीपी की डेफिनिशन सही से नहीं क्लियर है कि मतलब क्या होता है जीडीपी कि किसी देश की, मान लिया कोई ये देश है, उसकी ये सीमा है, उसकी घरेलू सीमा में एक वित्त वर्ष में एक वित्त वर्ष में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है? उसको जीडीपी कहा जाता है। अब यहाँ 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कि किसी देश की घरेलू सीमा की बात हो रही है, यानी उसकी सीमा के अंदर। ऐसा नहीं है कि यहाँ देश का नागरिक कोई बाहर बैठा है और वहाँ पे वो काम कर रहा है, तो वो भारत के या किसी उस देश की जीडीपी में काउंट होगा। ये जो काम होगा, भले ही इस देश का नागरिक है, वो इस देश की जीडीपी में काउंट होगा। तो ये बेसिक सा कुछ मतलब जो डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें इकोनॉमी में समझना आपको बहुत आवश्यक है। इसके बिना आई थिंक काम नहीं चलेगा, उसमें फिर कोई कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये पूरा कंप्लीट सेशन था इकोनॉमी के लिए, इसकी रणनीति क्या रखी जाए, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या रखे जाएँ, तो ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करनी थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, बाकी इसके बारे में कमेंट भी करिएगा और चैनल अभी तक नए हैं या चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।